दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। और आज हम सुनने जा रहे हैं अलौकिक का एपिसोड 7। जारी रहेगी कहानी पुरानी इमारत इस एपिसोड से। ना जाने क्यों वो भयंकर सा सपना रिफान ने देखा था। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दहशत सी हो गई थी, लेकिन जब वो नींद से जागा तो उसे एहसास हुआ कि ये तो महज एक ख्वाब था। उसे भला इतना क्यों सोचना। हाँ, जिसे भी उसने देखा था सपने में, हो सकता है जिसकी तस्वीर उसने जिम में देखी वही उसके ख्वाबों में आया हो। और वैसे भी जो दिन भर हम सोचते हैं वही तो ख्वाबों में दिखता है। ये बात सोचकर इरफान ने उस भयंकर सपने को एक बुरा ख्वाब समझ के भुला दिया। इरफान ने सोच लिया था कि आज वो फिर दोबारा वहाँ उस जिम में जाएगा, इसलिए आज उसने पूरी तैयारी कर ली थी। साथ में एक टॉर्च भी रख लिया था और जगह को पूरी तरीके से उसने मुआयना तो कर लिया था कि वहाँ पर कोई सांप बिच्छू वगैरह तो थे नहीं। फिर भी उसने एक केमिकल बॉटल जो होती है वो अपने पास रख ली थी, अगर बाय चांस वहाँ पर आसपास अगर वो उसकी छिड़काव करता है तो उससे सांप या कोई भी ख़तरनाक जानवर करीब नहीं आ सकते। ये दिन ढलते ढलते शाम का इंतज़ार करने लगा। जब इसकी चाची सो रही थी तो ये घर से बाहर निकला। चाचा उस वक्त काम पर गए हुए थे। इसने पहले थोड़ी सी वार्म अप की, उसके बाद बिना कुछ बताए दौड़ता हुआ उस पुरानी इमारत के पास पहुंचा। बादल गरज रहे थे। लगता था कि आज बरसात होने ही वाली थी। उसने फाटक की तरफ देखा और फिर उस अधखुले दरवाजे से अंदर जैसे तैसे दाखिल होने की कोशिश की। वो घासों पर चलता हुआ उसी दीवार की तरफ बढ़ा जहाँ वो खुली खिड़की थी। खिड़की के छज्जे पे वो दोबारा से चढ़ा। एक बार उसने चारों तरफ देखा। वो पुरानी इमारत चारों तरफ से लॉन से घिरी हुई थी और लॉन के पास दीवार करीबन 5 से 6 फुट की ऊंचाई पे थी। इसलिए उधर की तरफ का नज़ारा, या कह लीजिए कि बाहर के लोग पुरानी इमारत की तरफ ध्यान नहीं दे सकते थे कि वहाँ पर कौन मौजूद था कौन नहीं। और ऊपर से इतने घने घने पेड़ थे चारों तरफ कि कुछ भी दिखाई नहीं दिया जा सकता था। रिफान जिम के अंदर दाखिल हो गया। उसके बाद उसने चारों तरफ टॉर्च मारी। कहीं कोई नहीं था। वो धीरे धीरे जिम के लिए आगे बढ़ा। उसने पहले तमाम उपकरणों को देखा तो उसकी माथा को ठनक सा लगा, क्योंकि जो उपकरण उसने कल ख़राब देखे थे वो उपकरण आज बिल्कुल सही सलामत मौजूद थे। जैसे वो लेग कर्ल्स की मशीन, वो पुराने ज़माने की, वो बिल्कुल ठीक थी। उसने लेग प्रेस की मशीन को चेक किया, वो भी दुरुस्त था। उसने उसमें बैठकर भी एक बार लेग प्रेस को लिफ्ट किया तो वो अपने आप आगे पीछे होने लगी। ये सब सोचकर जैसे इरफान को लगा कि यार, मैं तो कल इन्हें ख़राब देख के आया था, बिल्कुल टूट चुके थे, तो इन्हें एक ही दिन में, या कह लीजिए कि एक ही रात में किसने ठीक कर दिया। उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ तो गड़बड़ था वहाँ पर। लेकिन इस बात को इरफान ने इतना अहमियत नहीं दिया। अगर वो अहमियत दे देता तो शायद उसके साथ वो हादसा ना घटता। इरफान ने उसी वक्त उस जिम को छोड़कर वहाँ से भाग जाना चाहिए था, लेकिन उसने उस फैसले को कभी अपने माइंड में लिया ही नहीं। वो तो आसपास के बेंचेस को उठाए एक तरफ रख कर उन्हें साफ करके लगा अपनी कसरत में। वो लिफ्टिंग करने लगा। वो तमाम एक्सरसाइजेस में अपनी पूरी जान लगा रहा था। कभी बेंच प्रेस, तो कभी डेड लिफ्ट, तो कभी बाइसेप कर्ल्स, और यहाँ तक कि वो अपनी ट्राइसेप की एक्सरसाइज के लिए जैसे आगे बढ़ा तभी उसे एहसास हुआ
कि मौसम बिगड़ता जा रहा था। मौसम इस हद तक बिगड़ गया कि बारिश तेज़ होने लगी, बादल गरजने लगे और ठीक तभी बरसात तेज़ हो गई। अब तो रिफ़ान चाहकर भी वहाँ से लौट नहीं सकता था। उसने सोचा कि क्यों नहीं वहीं पे कुछ दिन के लिए कुछ देर के लिए ठहर जाते हैं। उसके लिए तो वहाँ कुछ दिन के लिए भी ठहरना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसे तो वहाँ पे डर लग ही नहीं रहा था। उसके लिए तो वो जगह किसी स्वर्ग जैसी थी, जहाँ ना उसे कोई पैसा देना था, ना ही कोई डिस्टर्ब करने वाला था, ना ही वहाँ पर उसे कोई रोकने वाला था। बस थोड़ी सी दिक्कत थी तो उन वज़नों को, भारी वज़नों को खुद संभालने की। लेकिन उससे रिफ़ान को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपनी कसरत में लगा रहा। जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा था, तूफ़ान तेज़ हो रहा था, हवाएं तेज़ चलने लगी थी। धीरे धीरे शाम अंधेरे में तब्दील हो गई। उसे पता था कि चाची उसके जल्दी या ना आने की इतनी वजह नहीं पूछेगी, क्योंकि चाची चाचा जैसी नहीं थी। उन्हें इतना रिफ़ान पे ध्यान नहीं था। अगर वो कुछ सवाल करती भी तो ये रिफ़ान कह देता कि ये घूमने के लिए थोड़ा दूर गया हुआ था। वैसे भी वो बालिग था, भला उससे उसकी चाची क्या ज़्यादा जिरह कर सकती थी। अचानक कसरत करते करते रिफ़ान को एहसास हुआ कि पूरे जिम में जैसे शोरगुल बढ़ गया। अचानक एक टूटी सी बल्ब जो वो हमेशा लटकती देखता था, वो बल्ब एकदम से जल उठी। वो एकदम से उठ खड़ा हुआ। जिम में कोई नहीं था। जिम बिल्कुल खाली था। हर तरफ उपकरण अपनी जगह पड़े हुए थे। लेकिन तभी उसने पाया कि जिम में जैसे बहुत सारे लोग मौजूद थे, जैसे एक आम जिम में होता है। लेकिन ना वहाँ कोई भीड़ थी, ना वहाँ किसी इंसान का नामो निशान, सिवाय उसके होठ उसके। उसने देखा कि वो बल्ब जो सालों से टूटी पड़ी थी, वो बल्ब एकाएक अपने आप जल उठी। उसने गौर से उस बल्ब की तरफ देखा और फिर चारों तरफ ऐसा लग रहा था जैसे वो जिम फिर से जिंदा सा हो गया था। अचानक ठीक तभी उसने तमाम औजारों को देखा। वो डंबल मशीन, वो लेग प्रेस, जिसे अभी उसने चेक किया था, वो बटरफ्लाई मशीन। कोई कोई उस बारबल को ऊपर नीचे करके उठा रहा था, लेकिन कौन? वहाँ तो कोई नहीं था। लेग प्रेस की मशीन पे भी कोई नहीं बैठा हुआ था, तो कौन उन वेट्स को ऊपर नीचे कर रहा था? और वो देख सकता था कि वो वेट्स अपने आप हवा में जैसे कोई उसे सेट कर रहा हो। क्या क्या हो रहा था ये सब? रिफान के हाथ से जो डंबल था वो उसके हाथ से गिर गया। वो एकदम से उठ खड़ा हुआ, बौखला सा गया। इतनी ठंड में भी, सिरहन जैसी पैदा कर देने वाली उस हवाओं में भी के बावजूद उसके पूरे बदन से पसीने और पसीने ही बह रहे थे। वो डर से थर थर काँपने लगा। वो चारों तरफ देखने लगा, अपनी तरफ बौखलाया। तभी उसने देखा कि आईने की तरफ वो टूटा आईना जिसपे धूल की परत की मिट्टी जमी हुई थी, लेकिन एक तरफ से वो शीशा थोड़ा सा साफ था। उसने साफ देखा, ठीक उसके पीछे एक कोने में वो आदमी भागते हुए वर्कआउट कर रहा था। उसे देखते ही पल भर में अलीफान पीछे मुड़ा। वहाँ कोई नहीं था। वो फिर दोबारा आईने की तरफ मुड़ा। उसे वो आदमी को देखा, वही अजीब सा चेहरा। उसने वही टैंक टॉप और शॉर्ट्स पहन रखे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो वही जिम का मालिक था। ये कैसे हो सकता है? इरफान कुछ समझ नहीं पा रहा था। कभी वो आईने की तरफ देख रहा था तो कभी वो उस पेंसिल की तरफ। वो आदमी
आईने में साफ उसे दिख रहा था, लेकिन जैसे वो प्रीचर कल की तरफ देख रहा था तो वो देख सकता था कि हवा में वो प्रीचर कल के पार्पल रॉड अपने आप ऊपर नीचे हो रहे थे। रिफान ने एक बार उस तरफ देखा, वाकई वो रॉड अपने आप हवा में ऊपर नीचे हो रही थी और बीच बीच में वो वेट प्लेट्स अपने आप सेट हो रहे थे। कौन कर रहा था ऐसा? उसने फिर आईने की तरफ देखा तो इस बार वो स्तब्ध पड़ गया, क्योंकि प्रीचर कल को छोड़कर वो बॉडी बिल्डर, वो तस्वीर वाला शख्स उसके ठीक पीछे खड़ा था। रिफान एकदम से सिहम उठा। उसने पीछे मुड़कर इस बार देखा तो वो आदमी ठीक उसके पीछे साई की तरह खड़ा था। रिफान ने उससे पूछा, कौन हो तुम? इस पर उसका जवाब कुछ ऐसा था। रिफान ने जो बात मुझे बताई वो बात बिल्कुल ही अविश्वसनीय थी। मुझे तो पहले यकीन नहीं हुआ कि उसने जो कुछ बयां किया वो सच था कि नहीं, लेकिन रिफान ने बताया कि वो शख्स और कोई नहीं, उसी पुरानी इमारत, उसी जिम खाने का मालिक था और आज से करीब 15 साल पहले उसने ये जिम सेट किया था। बहुत कोशिश की उसने लोगों को बुलाने की, हर कोई बच्चे से लेकर जवान उसके व्यवसाय में आता था, लेकिन पैसों की तंगी की वजह से उसे कुछ ही दिन में अपने जिमशाला को बंद करना पड़ा। जिमशाला के बंद करते ही वो बहुत ज़्यादा घाटे में चला गया। बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में एक के बाद एक उसकी हार होने लगी। इस कदर डिप्रेशन उसके सर पर हावी होने लगा कि एक दिन गाड़ी से आते वक्त उसकी गाड़ी पहाड़ से नीचे जा गिरी। उस दिन के बाद से उस जिम पर ताला लग गया। रिफान ने जब ये कुछ सुना तो उसने उस शख्स की तरफ देखा। उसने उससे फिर पूछा, तो फिर जब आपकी मौत हो गई तो आप यहाँ पर? तब उस शख्स ने इरफान की तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर बताया उसने कभी सोचा नहीं था कि कभी ना कभी कोई उसके जिम खाने में आएगा, लेकिन उसे उसने चोरी छुपे आते देखा और ना ही सिर्फ आते बल्कि उसके चीज़ों को छूते और वहाँ अपना हक जमाते देखा। और उसे कतई बर्दाश्त नहीं कि कोई सिवाय उसके उस जिम को के किसी भी चीज़ को छुए, और अब इसकी उसे सज़ा मिलने वाली थी। ये सुनकर इरफान बहुत ज़्यादा डर गया। उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ था। वो कांपते हाथों से उसकी तरफ बढ़ने लगा। इरफान से वो बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा था। इरफान जानता था कि उससे स्ट्रगल करना उसके लिए आसान नहीं। धीरे धीरे उसे कई साए दिखाई देने लगे जिम में, जो उसकी तरफ अपने अपनी चीज़ों को छोड़ करीब आने लगे। हर कोई उसके करीब आने लगा। इरफान को जैसे ये पूरा ख्वाब हकीकत जान पड़ता लगा। वो भागता हुआ खिड़की की तरफ आया। उसने खिड़की के छज्जे पर कूदकर बाहर छलांग लगाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन तभी उसने देखा कि उस पहली मंजिल की जो खिड़की थी वो बहुत नीचे थी, वो अब कई फीट ऊपर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो तीसरी या चौथी मंजिल पर था। उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। जिमशाला तो सिर्फ एक ही मंजिल का था, वो भी मंजिल बहुत नीचे थी। वो खुद 2 दिन से ऐसे ही चढ़कर तो ऊपर आया था, तो आज कैसे वो मंजिल उसे तकरीबन 30 फीट की ऊंची लग रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने एक बार मुड़कर पीछे देखा तो वो लोग उसके करीब आ रहे थे। उसने देखा कि वही जिम ओनर ठहाके लगाए हंस रहा था और हंसे जा रहा था। इरफान जानता था कि अब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। उसने अपना सामान वहीं छोड़ा
उसने खिड़की को फुर्ती से पकड़ा और वहाँ से चिल्लाता हुआ कूद पड़ा। लेकिन अफसोस, वो ठीक ढंग से ज़मीन पर कूद ना सका और सीधा मुंह के बल उस घास उगी ज़मीन पे आ गिरा। रिफान को कुछ होश नहीं था। वो बेहोशी में कब अपने घर लौटा, या कह लीजिए कि कब अपने घर पहुंचाया गया, उसे कोई आइडिया नहीं था। जब उसकी नींद खुली तो अपने चाचा चाची और गांव के कुछ लोगों के बीच घिरा हुआ था। उसने अपने थूक को घोंटकर एक बार चाहा कि शायद वो कोई बुरा ख्वाब ही था जो उसने एक बार फिर देखा था, लेकिन उसके उठते ही उसे एक दर्द की एहसास हुई। उसने अपने पाँव की तरफ देखा। उसका राइट पाँव टूट चुका था, उस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। उसे एहसास हो रहा था जैसे उसका पाँव है ही नहीं। बाद में उसके चाचा ने बताया कि उसकी हड्डी टूट चुकी थी। रिफान के चाचा ने उससे पूछा कि आखिर वो उस पुरानी इमारत की तरफ गया क्यों था और आखिर उसके साथ क्या हुआ था जो उसकी ये हालत हुई, जिस पर इरफान ने सब कुछ तफसील से बयां किया। जिस पर मुखिया का कहना था कि उस जिम खाने की तरफ कोई नहीं जाता, क्योंकि अक्सर जो भी बच्चा उस तरफ गया है उसने किसी साये को हमेशा जिम में मंडराते पाया है। किसी ने यकीन नहीं किया है। जब भी कोई वहाँ जाकर उस साये की तलाश में जाया है तो वहाँ उन्हें कुछ ना मिला सिवाय धूल मिट्टी और वीरानियत के। लेकिन जो कुछ रिफान ने वहाँ देखा, महसूस किया, वो बिल्कुल हकीकत है। एक ऐसी हकीकत जो शायद ही बस्ती के किसी लोगों को कभी मालूम चलती। उन्होंने फैसला किया कि उस पुरानी इमारत को हमेशा हमेशा के लिए बंद करवा दिया जाए। उन्होंने उसके फाटक को कड़े जंजीर से बंधवा दिया गया। वहाँ के चर्च के फादरी से वहाँ की नेगेटिव स्पिरिट को काबू करने के लिए तरह तरह के चीज़ें करवाए गए। लेकिन इससे रिफान तो ठीक नहीं हो पाया। उसका लेग तो रिकवर कर गया, लेकिन आज इतने साल बाद वो अब भी उस इंसिडेंट से हॉन्ट कर रहा था। रिफान की बात सुनकर मैंने उसकी तरफ देखा। रिफान का कहना था कि उस हादसे के बाद भी वो हमेशा जब भी जिम का रुख करता था तो वहाँ पर उसे वही साया खड़ा मिलता था। वो उसे देखकर एक दो बार तो भाग गया था, लेकिन तीसरी चौथी बारी में उसने नोट किया कि वो उसे तभी दिखता था जब जिम में कोई नहीं होता था। वो उसके करीब नहीं आता था। कई बार सपनों में उसने देखा था कि वो उसे अपने पास बुला रहा था, अपने उसी पुराने इमारत में। उसे वो कहने की कोशिश कर रहा था कि वो वापस आए, लेकिन रिफान जानता था कि एक बार अगर वो लौटकर उस बस्ती के जिमशाला में गया तो वापस कभी वो लौटकर ज़िंदगी में आने वाला नहीं था। इसलिए आज भी रिफान को वो सूरत, वो चेहरा, वो साया अपने आसपास दिखता है। इसके कुछ साल बाद मुझे रिफान से मालूम चला कि उसने जिम जाना छोड़ दिया, लेकिन वो साया, उसे दिखना अब पूरी तरीके से बंद हो चुका है। वो जब जब जिम गया है तब तक उसे वो साया दिखा है। आखिर क्यों पीछे पड़ा था वो साया उसके? शायद इसलिए कि वो अपने हठधर्मी से उसके जिमशाला में दाखिल हुआ था, या फिर इसलिए कि उसने उसकी चीज़ों को छुआ था। कभी कभी मौत की नींद में सोते आत्माओं को जगाने के लिए सिर्फ एक वजह ही काफ़ी होती है। शायद रिफान ने भी वही गलती की थी। उसने उस सोई आत्मा को जगा दिया था।
उस अशांत आत्मा को जो बहुत वक्त से तलाश में था किसी ऐसे इंसान के कि जो उसे दोबारा से इस दुनिया में ला खड़ा करे। इसके साथ ये अनसुलझी रहस्य यहीं खत्म हो गई दोस्तों। थैंक्स फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी गाइस। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए देन प्लीज़ ड्रॉप द कमेंट एंड ऑल्सो गिव अ थम्स अप टू सपोर्ट मी। ऐसी और दिलचस्प कहानियाँ लेते आऊँगा अलौकिक के अगले एपिसोड में। एंड ऑलवेज रिमेंबर कि अगली बार किसी भी वीरान जगह में जाने से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि सिर्फ इंसान को नहीं, आत्माओं को भी हमारी मौजूदगी पसंद नहीं आती।